चलिए, यहाँ पे सर आज रियलिटी स्टॉक्स भी जो है वो आज के सेशन में हमने देखा कि चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर रियलिटी में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढनी चाहिए, कोई स्टॉक ऐसा जो आप अपने रडार पे रखे हैं इस वक़्त? जी, पहला चीज, सेम लाइक आईटी, रियलिटी स्टॉक से मैं दूर रह रहा हूँ, और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मुझे सुनता है, उनको मैं दूर रहने की बात करता हूँ। ये ट्रेडिंग बेट बहुत अच्छा लग रहा है। डीएलएफ की अगर चार्ट खोलेंगे आप, तो ट्रेडिंग हुँ, काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक अभी शायद 580 590 के करीब चल रहा है, और ये स्टॉक हो सकता है 610 615 तक जा सके। उसके लिए अगर आप हुँ, ट्रेड करते हो, 589 570 के करीब स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 575 के करीब स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 210 215 के लिए, सॉरी, 600, या 615 610 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। क्या इन्वेस्ट 3 महीने 6 महीने के लिए करना चाहिए? अभी रियल एस्टेट स्टॉक में मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट हूँ और बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कभी बात कर लेंगे क्यों मैं नेगेटिव हूँ, वो मैं आपको नहीं, बाद नहीं, में बता दूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहाँ पर पोज़ीशन को जो है बिल्कुल इमीडिएटली कैरी नहीं करना है। डीएलएफ में अगर हम बात भी करें अभी, रीज़न भी आपसे जाने के 585 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 4% की अपसाइड के साथ में ट्रेडिंग पर्पज़ से बेहतर लग रहा है। जैसे क्या कुछ रीज़न्स आप देख रहे हैं यहाँ पर? मैम, तीन चार एक रीजन है। पहला जो रीजन है, हम जो बात कर रहे हैं, आईटी में हम नेगेटिव हैं, करेक्ट। आईटी में नेगेटिव हुँ, क्यों है? क्योंकि एआई रिलेटेड इश्यूज इश्यूज है। एआई रिलेटेड इश्यूज में इंडिया में क्या इम्पैक्ट आएगा? इंडिया में जो इम्पैक्ट आएगा वो जॉब लॉसेस का आएगा। अब वो आ भी रहा हुँ, है। हुँ, अगर जॉब लॉसेस का इशू आएगा, तो जो जॉब वाले बंदे हैं वो कहाँ है? बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, इस हुँ, जगह सिटीज में है। तो वहां पर हुँ, जो होम, वो ही होम बायर्स होते हैं। तो हुँ, अगर जॉब लॉसेस आते हैं या जॉब में अनसर्टेनिटी है, तो नई हुँ, बाइंग आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहला हुँ, पॉइंट तो ये है, जो मुझे लगता है आने वाले एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए ऐसा होना चाहिए। हुँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आज के दिन पे जो रियल एस्टेट प्राइस है, अब नोएडा में हो, हुँ, अब मैं गुड़गांव में हूँ, आपको पता है 3 4 हुँ, करोड़ से नीचे कोई 3 BHK अच्छा मिलता नहीं है। जी, टू ढाई ढाई करोड़ 3 करोड़ के नीचे कोई अच्छा मिल नहीं रहा। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को 3 करोड़ का कोई घर खरीदना है, इसका हुँ, मतलब मैंने 50 लाख का डाउन पेमेंट देना है और 2.5 करोड़ का लोन लेना है, इफ आई एम हुँ, नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तो करेक्ट, 50 लाख का डाउन पेमेंट मैंने कहीं पूरी जिंदगी की कमाई जो की है सब कुछ करके मैंने 50 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, और 2.5 करोड़ का लोन ले लिया। 2.5 करोड़ का लोन का मतलब होता है 2.5 लाख रुपए ईएमआई फॉर 20 ईयर्स, करेक्ट। हुँ, अब 2.5 लाख रुपए जब ईएमआई की मैं बात कर रहा हूं, इसका हुँ, मतलब है मेरा घर का इनकम मोटा मोटा 4 साढ़े 4 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि 1 1.5 लाख मेरा घर का खर्चा भी होगा। करेक्ट, तो 4 लाख रुपए अगर मेरा 4 लाख रुपए अगर मेरा घर का खर्चा है, इसका मतलब मेरा इन हैंड ईयरली जो इनकम होनी चाहिए वो 70 लाख के करीब होनी चाहिए, 70 से 80 हुँ, लाख अब हुँ, नोएडा गुड़गांव में आप सर्वे कर लीजिए, कितने लोगों के पास जो आईटीआर बढ़ते हैं, कितने लोगों के, या मुंबई में या बैंगलोर में या पुणे में, कितने लोगों के पास 2.5 लाख, सॉरी, 70 80 लाख का पैकेज है या बिजनेस में आ रहा है। तो आपको दिखेगा वो नहीं आ रहा। तो अब इतना महंगा क्यों हुआ? 2020 तक, 2012 से लेकर 2020 तक रियल एस्टेट में बूम नहीं था, साइडवेज मूव हुँ, था। कोरोना के बाद 21 से लेके 25 तक आपने देखा होगा जबरदस्त मूव आया रियल एस्टेट में। और हुँ, जो 21 22 में क्या हुआ था, जो 2012 से लेके 2020 तक रियल एस्टेट चला नहीं था, मगर उस बीच में जो हुँ, घर बने थे, वो इन्वेंटरी आपका यूज हुआ 21 से लेके 24 23 तक। और उसी बीच में नई नई प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हुआ, स्पेशली 22 23 और 24 में। हुँ, उनका जो डिलीवरी है, वो जो 22 23 24 में जो आया वो इन्वेस्टर ड्रिवन मूव आया था। वहां पर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, हुँ, एंड यूजर ने 5 या 10% लगाया, 90% इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। अब आने हुँ, वाले 2026 आखिरी से दिसंबर जनवरी से हुँ, ये जो प्रोजेक्ट 2021 22 में स्टार्ट हुआ था, उनका फ्लो आना स्टार्ट होगा मार्केट में। हुँ, कब एंड यूजर के पास वो घर जाना है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कितने इंडिविजुअल्स वो घर खरीद रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब वो स्टार्ट होगा, बाद में जो 22 में स्टार्ट हुआ, जो 23 में काम स्टार्ट हुआ, जो 24 में काम स्टार्ट हुआ, तो लगातार 3 साल ये इन्वेंटरी आने वाली है, हुँ, लगातार। तो आप हुँ, अगर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट से आप बात करोगे, लास्ट 6 महीने में प्राइस 5 4 5 5% या 8% टूटा है, और छह हुँ, आठ महीने में स्टेगनेंट है।
मगर अभी भी उस तरह से क्रैश नहीं हुआ, बट मेरा मानना है आने वाले 6 महीने के बाद आपको नोएडा गुड़गांव मार्केट में भी 10 से 15% का और रियल एस्टेट में क्रैश आ सकता है, या प्राइस डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। उसका असर रियल एस्टेट कंपनीज को भी मिलेगा। बट एक फायदा जो हम्म। कंपनीज को होगा वो फायदा होगा रियल एस्टेट एंसिलरीज कंपनीज, क्योंकि जब होम होम तैयार हो रहा है तो जो इंटरनल डेकोरेशन वाला पार्ट है घर के जी। अंदर, उसका काम स्टार्ट इंटीरियर। होगा अभी। तो वहां पर आपको अगर ध्यान रखेंगे, वहां पर कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइलम को देखें, हम्म। 3-4 महीने के अंदर 2200 का 3000 रुपया हो गया है। उसी स्पेस जी। में जहां डीएलएफ नहीं चल रहा, ओबराय नहीं चल रहा, हम्म। स्टाइलम का चार्ट होकर देखेंगे, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको उसमें देखने को मिलेगा। हम्म। जी। तो आई बिलीव आपको मेरा जो पर्सपेक्टिव है आपको समझ में आया हो क्यों रियल एस्टेट नहीं जी चलना हाँ। चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंटर्स को जो है फंडामेंटल्स को रीड करना, कि फ्यूचर ग्रोथ आप किस तरीके से देख रहे हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, सैलम की भी अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने मेंशन करा है, 1 महीने में जो है ऑलमोस्ट स्टाइलम, अ, STYLM। जी, सैलम इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 3175 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, आज भी 4% की अपसाइड के साथ में। 1 महीने में 29% तक जो है तेज़ी दिखाई है इस काउंटर ने। सर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कुछ और न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस की। एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने कंपनी में लगभग 3.8% स्टेक ब्लॉक डील के थ्रू खरीदा है। इस डील की वैल्यू करीब 86 करोड़ रही है। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद स्टॉक में एक बाइंग भी हमें देखने को मिली और शेयर लगभग 4% जुड़ करके 165 रुपए तक पहुंच चुका है। अब सर इसमें आपको आगे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है विंटेज कॉफी की अगर हम बात करें तो? जी, इस पे बाय किया जा सकता है मेरे हिसाब से। फंडामेंटल मैं राय नहीं रखता, ट्रैक नहीं हम्म। करता हूँ इसको, बट मेरे हिसाब से अगर किसी को बाय करना है तो 146 के करीब स्टॉप लॉस लगा के बाय करे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 170 175 का, वो निकलेगा हम्म। तो और एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है जो 200 रुपये तक लेके जा सकता है स्टॉक। चल ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लेंस कार्ड में एक अच्छी खासी ब्लॉक डील हुई है, जिसके बाद ब्रोकरेजेस ने इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रुख अपनाया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो है वो शेयर्स खरीदे हैं। बाई की रेटिंग यहाँ पर दी गई है, टारगेट प्राइस रखा गया है 615 का। काफी पॉजिटिव आउटलुक सर यहाँ से निकल करके आ रहा है लेंस कार्ड को लेकर के। आपका व्यू इस पर क्या रहेगा? अगर आज हम बात भी करें, 1.64% का डाउन साइड देखने को मिला है, 494 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। आपको स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है सर लेंस कार्ड का? आप ब्रोकरिंग फर्म बेचना चाहते हैं, इसलिए प्राइस अगर ऊपर का दे रहे हैं, ऊपर जाएगा तो ये बेचेंगे मेरे हिसाब से। मैं तो नेगेटिव हूँ लेंस कार्ट में, मुझे लगता है 410 के करीब स्टॉक आ सकता है। तो अभी तो हम्म। लेने की सलाह नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। चलिए, अभी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है सर। नेक्स्ट यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर के ब्रोकरेजेस जो है वो यहाँ पर काफी नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है। जेफरीज का कहना है कि 300 का टारगेट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये भी ऐसा मानना है कि कंपनी की लग्जरी व्हीकल बिजनेस जैगवार लैंड रोवर पर ग्लोबल चैलेंजेस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता हुआ हमें नजर आ सकता है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को भी इफेक्ट कर सकता है। सर टाटा मोटर्स में आपको लग रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ की वजह से यहाँ पर अभी जो पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड करके रखना चाहिए? नहीं, मेरे को अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उल्टा लग रहा है। आज जितने भी ब्रोकिंग फर्म है जस्ट उसके ऑपोजिट में बात कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी था वो ऑलरेडी प्राइस इन है, इसलिए ये स्टॉक आपको 390 में मिल रहा है, ना कि 700 रुपया मिल रहा है। आपने स्टॉक को हम्म। 600-700 में देखा था। जो यूरोप मार्केट में, जो चाइना के मार्केट में, जो अभी यूएस और ईरान का चल रहा है, उस वजह से जो इसका दिक्कत था, इसीलिए आपको 390 में स्टॉक मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है जो ये प्राइसिंग नहीं है। जो आप इशू हम्म। बता रहे हो वो इशू जेन्युइन है, पर हम्म। जेन्युइन इशू का स्टॉक में जो है प्राइस आ चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पर धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है 350 360 का रखें। ये स्टॉक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। अभी के लिए 440 से 460 का टारगेट लेके चले। 440 से 460 तक का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। ब्रोकरेज से काफी ऑपोजिट यहाँ पर व्यू आपके साथ शेयर किया गया है। थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जीई पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर अगर हम देखें तो 1 साल के नजरिए में अच्छा खासा रिटर्न काउंटर दे चुका है। अभी भी देखिए 5% ऊपर 5 929 के लेवल पर कामकाज कर रहा है।
जी, ये पावर का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है सर आगे के लिए पॉजिटिव? जी पावर में फंडामेंटल राय नहीं रखता हूँ, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं बहुत दिन सालों से देखा नहीं स्टॉक को फंडामेंटली। हुँ, बट चार्ट वाइज स्टॉक ठीक लग रहा है, एक रेजिस्टेंस है। अब 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में अब बाइंग स्टॉक आ चुका है, और जबरदस्त आप परफॉर्मेंस है। एक्चुअली मेरे से नजर से दूर हुआ है, 400 हुँ, से 900 हो गया स्टॉक। तो अगर किसी के पास है तो होल्ड करें। नया बाई करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 770-80 से नीचे नीचे बैठ रहा है। तो नया हुँ। बाई करना तो रिस्की होगा, किसी के पास है तो होल्ड किया जा सकता है। जी, ई पावर को नया खरीदारी नहीं करनी है। चलिए ठीक